नमस्कार। प्रज्ञा संस्थान और नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस सभागार की शोभा बढ़ा रही है। हम आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ऋषिराज सिंह जी एवं प्रिंस शुक्ल जी द्वारा विरचित पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी एन ओवरव्यू फ्रॉम 2014 टू 2024 संवैधानिक यात्रा वर्ष 2014 से 2024 एक सिंहावलोकन के विमोचन के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित है श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम बहादुर राय, प्रख्यात पत्रकार एवं अध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। जोरदार तालियों से स्वागत। विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित है श्री हरि बोरीकर जी, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। हम आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री मनन मिश्रा जी, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हम उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गोविंद गोयल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। हम आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं श्री राकेश सिंह जी, माननीय सचिव, प्रज्ञा संस्थान। हम आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अतिथियों का सम्मान की श्रृंखला बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के स्वागत हेतु मैं पुस्तक के लेखक ऋषिराज सिंह जी एवं प्रिंस शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र और पादक के माध्यम से हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मंत्री जी का। प्रिंस जी से निवेदन है कि बुके के माध्यम से भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं श्री राम बहादुर राय जी के स्वागत हेतु जावेद रहमानी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अंगवस्त्र और पादप के माध्यम से श्री राम बहादुर राय जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। श्री हरि बोरीकर जी के स्वागत हेतु मैं आर्यन चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्री हरि बोरीकर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री मनन मिश्रा जी के स्वागत हेतु मैं शिवोम जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। श्री मनन मिश्रा जी का स्वागत अंगवस्त्र और पादप के माध्यम से करें। तालियां बजती रहनी चाहिए।
श्री गोविंद गोयल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्वागत हेतु मैं नितिन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और श्री गोविंद गोयल जी का अंगवस्त्र और पादप के द्वारा स्वागत करें। श्री राकेश सिंह जी, माननीय सचिव प्रज्ञा संस्थान के स्वागत हेतु मैं देवांग जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और अंगवस्त्र के द्वारा श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी के स्वागत हेतु मैं अखिल जी से आग्रह करूंगा कि अखिल जी आएं और प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी का अंगवस्त्र से स्वागत करें। एक बार पुनः आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त इस सभागार में उपस्थित अतिथियों एवं अन्य सम्मानित अतिथियों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा अमित चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल, सरल सरल मेरे दीपक जल। मैं अब स्वागत उद्बोधन हेतु नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत उद्बोधन रखें। प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी। जय हिंद। आप सभी अतिथिगणों को जो सामने मेरे बैठे हैं सबकी शुक्रिया अदा करता हूं कि संडे के दिन सुबह समय से आप सुनने के लिए बहुत अहम मुद्दे पे तशरीफ़ लाएं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हम सभी के मार्गदर्शक श्री राम बहादुर राय जी के इजाज़त से मैं भारत के न्याय मंत्री श्री लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी बहुत कार्यक्रम के व्यस्तता के बीच में हमारी ये इनविटेशन उन्होंने स्वीकार किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट एंड लॉ एक्सपर्ट श्री गोविंद गोयल जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के श्री मनन मिश्रा जी, आदरणीय श्री हरि बोरीकर भाई साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम इस चुनावी माहौल में ऐसे दिन में हो रहा है जिसका इस वक्त आना, क्योंकि आजकल इलेक्शन के माहौल में जो संविधान के गुफ्तगू बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसका सही परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक की शक्ल में दो होनहार युवक दिल्ली विश्वविद्यालय के गर्व हम कह सकते हैं उन दोनों बच्चों को, ऋषि राज सिंह और प्रिंस शुक्ला का, कि जब इस पुस्तक के बारे में आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी ने मुझसे कहा कि एक ऐसी पुस्तक आ रही है और इस पुस्तक को आप देखें और विचार करें कि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र की तरफ से क्या ये पुस्तक पब्लिकेशन का हो सकता है, और इन 10 सालों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है एंड ओवरव्यू फ्रॉम 2014 टू 2024 का, उसको हमने देखा। हमारे जो इंस्टीट्यूट में पब्लिकेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने स्वीकृति दी और बाबूजी राम बहादुर राय जी के स्वीकृति के साथ इस पुस्तक को सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ ने एक पब्लिकेशन की शक्ल में सामने लेके आया।
साथ ही जब प्रज्ञा संस्था और सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ ने इसका विमोचन इसी दौरान बहुत ही कम समय में करने का सोचा, तो आज इस सभागार में खचाखच भरी लोग इसका गवाही दे रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि ये पुस्तक जो है वो आने वाले समय में बहुत ही सार्थक होगी। मैं आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया दोबारा करना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में, बहुत इलेक्शन के इस यात्रा में वो अपना समय दिया उन्होंने हमारे यहाँ आने के लिए। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं या स्कॉलर हैं, कोई क्रिएटिव और राष्ट्र के लिए अगर कोई भी पब्लिकेशन करना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है। हम उनकी पब्लिकेशन जो राष्ट्र निर्माण के लिए पल पल उसके साथ चलने के लिए अगर सोच रहा है तो हम कर सकते हैं इस काम को। प्रज्ञा संस्था और नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र की तरफ से हम सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं पुस्तक के लेखक ऋषिराज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और पुस्तक परिचय सभी के समक्ष रखें। धन्यवाद शेखर जी। ये मेरे लिए बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला क्षण है। मैंने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं करी थी कि जिनको हम पढ़ते हुए आए हैं, जिनसे हम सीखते हुए आए हैं, समय समय पर जीवन दर्शन, मार्गदर्शन जिनकी पुस्तकों से या जिनके व्यक्तित्व से हमें मिलता रहा है, ऐसे लोग आज इस मंच पे मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के विधि एवं न्याय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सभी के मार्गदर्शक और जिन्होंने समय समय पर व्यक्तिगत रूप से भी हमें जीवन दर्शन देने का काम किया, ऐसे हमारे श्रद्धेय राम बहादुर राय जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीनियर एडवोकेट गोविंद गोयल जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी परिषद के ही दिनों से, आज अभी भी मैं विद्यार्थी परिषद में हूँ, भाई साहब विद्यार्थी परिषद के दिनों से मेरा व्यक्तिगत रूप से हमेशा सही राह दिखाने में सहयोग करते रहे, ऐसे आज हमारे बीच समय निकाल के आए श्री हरि बोरीकर जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस किताब की कल्पना जितनी मेरी है और मेरे मित्र प्रिंस की है, उससे कई ज़्यादा कल्पना और चिंतन इस पर बाबूजी का है। उन्हीं की कल्पना थी कि ऐसी एक किताब आनी चाहिए और उनका ही ये अटूट विश्वास था कि 2 आम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को ये काम दिया जाए। उनके इसी अटूट विश्वास ने हमें ये शक्ति दी कि हम एक ऐसी पुस्तक आप सबके सामने लेकर आ पाए। ये कुछ उसी प्रकार है कि जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से लड़ाई करवा ली थी, महाभारत करवा लिया था, उसी प्रकार से बाबूजी ने हम लोगों से ये किताब लिखवा ली। इस पुस्तक को हमने 4 अध्यायों में विभाजित किया है। जरूरी यह है कि इस पुस्तक में क्या है, सवाल यह है कि ये पुस्तक क्यों है, जिसके बारे में हम बताते हैं तो लिखते हैं कि जो पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमारी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आएगी, जजेस सिटिंग इन द आइवरी पैलेसेस डू नॉट नो द नेम्स ऑन द फीलिंग्स ऑफ जनरल पीपल। ये स्टेटमेंट भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की है और ये जजेस के बारे में वो कह रहे हैं। साथियों, ये किताब उस संवैधानिक दशक को दिखाती है जिसके अमेंडमेंट्स के द्वारा, जिसके बदलावों के द्वारा हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो मूल ढांचा संविधान का तैयार किया था, हम उस पर वापस पहुंचे हैं। जब सेकुलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई तो बाबा साहेब 14 नवंबर को कहते हैं
1949 के आसपास की वो डिबेट है जिसमें वो कहते हैं कि हमें इस देश को किसी इज़म में नहीं डालना चाहिए. वी डू नॉट पुट द पीपल्स इनटू अ पर्टिकुलर इज़म विथ आवर आइडिया. और उन्होंने कहा कि इसलिए हमें ऐसे शब्दों को नहीं रखना चाहिए और इमरजेंसी लगा के ऐसे शब्द डाल दिए गए. पर यह किताब इतिहास पर उतनी नहीं है. यह किताब है कि 2014 के बाद जो संवैधानिक संशोधन हुए, जो महिलाओं से जुड़े हुए कानून आए, जो एक चैप्टर हमने लिखा कि कश्यप मीर दैट इज कश्मीर. उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे बीच मौजूद अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनके बारे में डेक्कन हेराल्ड जब लिखता है तो लिखता है मोदीज मोस्ट ट्रस्टेड मैन. और उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही, जो हमने देखा कि 370 एक कलंक जो था उसको हटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया. वो कितना जरूरी था. जब हम पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लिख रहे हैं और उसको हमने नाम दिया वी द पीपल ऑफ भारत, तो हमने भारत के मूल की बात करी. आज हम कहते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज अगेंस्ट रिजर्वेशन. आपको जान के हैरानी होगी कि 7 संशोधनों में से 4 संशोधन सिर्फ रिजर्वेशन के फेवर में हुए हैं. जब हम वुमेन्स का चैप्टर लिखते हैं और लिखते हैं उसका नाम कि डेवलपमेंट टू वुमेन फ्रॉम डेवलपमेंट वाया वुमेन, तो हम ये बताते हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जब आता है तो उससे प्रतापगढ़ नवाबगंज में एक रेप पीड़िता को कैसे न्याय मिलता है उस अमेंडमेंट से, जिसकी आंख फोड़ दी गई. इस किताब में एक किस्सा है, वो किस्सा आप लोग जरूर पढ़िएगा पेज नंबर 53 में, जिसको वहां के एडीजीसी हमें बताते हैं. और वो बताते हैं किस तरीके से एक 14 साल की बच्ची का रेप करके उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, दोनों घुटनों को तोड़ दिया गया और उसे एक रेलवे फाटक पर छोड़ दिया गया. और वहां पर वो बताते हैं किस तरीके से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने उन दोषियों को फांसी दिलाने में मदद करी. ये विचार है. जब हम मैटरनिटी अमेंडमेंट एक्ट, मैं जब इस महिलाओं के चैप्टर के बारे में लिखना हुआ तो मैंने अपने बाबा को फ़ोन किया. वो इंटर कॉलेज में मास्टर थे, अध्यापक थे और अभी रिटायर हो गए हैं. मैंने उनसे पूछा कि बाबा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दिस हिंदू सोसाइटी इज़ सो ऑर्थोडॉक्स, दिस इंडियन कल्चर इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट वुमेन. तो वो बताते हैं कि गीता में किस तरीके से श्री कृष्ण अपने सद्गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी सद्गुण हैं वो धृति है, क्षमा है, याचना है. यानी जो भी सद्गुण हैं वो महिला के गुण हैं. और हमें बता दिया गया कि हम लोग महिलाओं को लेकर ऑर्थोडॉक्स हैं. इस नैरेटिव को चेंज करने का काम अगर किसी ने किया तो वो इस सरकार ने किया. और जब हम ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इस किताब के आखिरी अध्याय में पहुंचते हैं जिसको हमने नाम दिया अ जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत, तो हम बताते हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत लंबे समय पहले. उसमें बताया कि किस तरीके से आज लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं एंड दैट इज सो वायलेंट तो मुझे याद आता है कि राम को तो कमजोर नैरेटिव बनाने वालों ने कर दिया, वरना राम के ही बारे में लिखा गया कि जब वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और वो नहीं देता है तो रामधारी सिंह दिनकर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से. साथियों, भगवान राम ये जानते हैं कि कब हमें शस्त्र उठाना है और कब हमें याचना करना है, कब हमें प्रणाम करना है. ये नैरेटिव इस देश में राम मंदिर को स्टैब्लिश नहीं किया गया, इस देश में राम के आइडिया को रिस्टैब्लिश किया गया. ये इस सरकार ने काम किया. और इसीलिए जब हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और तीनों जो क्रिमिनल लॉज आए, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको जब हम नया लेकर आए तो हमने क्या बताया. लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये तो ज़्यादातर सिमिलर है. उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि शब्दों में बदलाव नहीं होता साथियों, मानसिकता में बदलाव होता है. और इस सरकार ने मानसिकता में बदलाव लाने का काम किया है. इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. आप लोग इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा. ये किताब बताती है कि किस तरीके से आज वो संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उस जर्नी पे कैसे ये देश और मोदी जी के
मार्गदर्शन में ये पूरा का पूरा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है और हम रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ भारतीयकरण की तरफ हैं, डीकोलोनाइजेशन की तरफ हैं। और इसमें मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे बीच श्यामलाल यादव जी हैं, उनकी इंडियन एक्सप्रेस की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स थी उसने हमें बहुत मदद करी इस किताब को लिखने में। हमारे बीच में प्रेम शुक्ला अंकल हैं, जिनकी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, उन्होंने हमें मोटिवेट किया हर क्षण पे रोज। और इसके लिए मैं आप सभी का, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं और जिनका नाम मैं ले रहा हूं, उन सभी का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो आपकी ये जो अनवरत पुस्तक यात्रा है ये निरंतर गतिशील रहे, यही हमारी शुभेच्छा है आपके साथ। हमारे जो पुस्तक के दूसरे लेखक हैं प्रिंस शुक्ल जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि पुस्तक पे परिचय अपना रखें। A very good afternoon to everyone who's taken out time from their busy lives to attend this monumental event of my life. I would like to present my heartfelt gratitude to Sri Arjun Ram Meghwal ji for taking out time in his remarkably busy schedule during the general elections and coming to give a huge morale boost to young writers like us. I would like to thank Sri Ram Bahadur Rai ji for his continuous guidance, for his unwavering support and everything that he could do in his limits to help us. I would like to thank our guests of honor, Shri Arvind Goel ji and Shri Manan Mishra ji, whose humility knows no bounds, as they in a single call accepted to come and be the guests of honor in our program. I would like to thank Shri Hariborikar ji for motivating young to-be lawyers like us, so that we could write such great books, or we could try to write books like these. I would like to thank Shri Rakesh Singh ji and Dr. Jasim Mohammed ji for organizing such a beautiful, wonderful event in such short notice. Furthermore, I would like to thank my father Prem Shukla ji and Dr. Sanjay Mayuk ji for helping out and in any manner possible, in everything that they could do in their capacity, so that this program, this book could be a success. What is the objective of this book? What are we trying to sell? What are we trying to spread through this book? As I know Mr. Rishi Raj Singh has already described the 4 parts of the book that you can read within it, I would like to say that what message are we trying to spread through this book? Let me take you back to the rainy days of September back in 2023, when Rishi and I were discussing about a comprehensive book that might contain major legislations done by the Modi government. Unfortunately, we couldn't find a single book on the same. Knowing Sri Ram Bahadur Rai ji, who is such a voracious reader, such an avid reader with a huge collection of books and a momentous amount of experience, so that he could help us out, we knew for sure that Ram Bahadur Rai ji will definitely give an idea on how to approach this issue of ours. Talking to Sri Ram Bahadur Rai ji, we realized one thing, that we are not the only people with this issue, that many people in this country want to read about the major legislations done by this government. What Ram Bahadur Rai ji suggested us can be found in a quote by Toni Morrison that says, if you want to read a book and it hasn't been written yet, then you must write it. Like everyone who writes a book, there is a certain message that we want to deliver, not just to the people we know, but to everyone, to the world at large. These ideas need to be propagated. They need to resonate with the huge amounts of people, so that they can know what availabilities this government has provided to the common people of the country. Well, you'd ask, what is this message we're trying to develop? What message we're trying to spread? The message is of transformation. The message is of legislation. The message is of changing legal landscape of this country. What we want to say, the major changes have been brought
why these legislations and how deeply they have affected the lives of millions of people in this country. How certain necessary changes that needed to be made ever since independence that were ignored by the previous governments, like the India-Bangladesh enclave issue. These deeply affected the lives of thousands and lakhs of people, but they were finally solved by the Modi government in their second amendment itself, that is the India-Bangladesh enclave, the 100th amendment. The core message that we were trying to deliver is how the young people need to know that the government is currently working not just for the security, not just for the posterity, but also for the prosperity of this country. The core message that we're trying to deliver is how the government is dedicated in all its capacity to improve the standard of living of the common people. We want to remove the misconception, like my co-author said, from the minds of the people that the Modi government is anti-constitutional. In fact, the Modi government is so pro-constitutional that the apex court itself has given so many evidences of it in their various judgment, like in the judgment of the abrogation of Article 370, the judgment of EWS. We want people to know how previous government, like Shri Rajiv Gandhi's, would come up with legislations that were against the judgment of the apex court, like the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 1986, Protection of Rights on Divorce Act 1986, versus how the current government is completely incoherent, is coherent with the judgments of the Supreme Court, is coming up with legislations on the recommendations of the Supreme Court, like the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. I would like to end with a poem of a famous poet, Shri Dinkarji, which encapsulates the philosophy of our guide and mentor, Shri Ram Bahadur Rai ji, and the ideology that drives our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं, धर्म भी नहीं, ना तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं, ना तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है, सबसे स्वतंत्र रस जो भी अनघ पिएगा, पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा, वह वीर जिएगा। धन्यवाद प्रिंस जी। आप ही पर महाकवयित्री महादेवी जी लिखती हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्तवाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो आपकी भी यात्रा अनवरत चलती रहे। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में अवसर है ऋषिराज जी और प्रिंस जी के पुस्तक विमोचन का। मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा कि वो पुस्तक की प्रति सम्मानित अतिथियों को दें। और पुस्तक विमोचन माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा होता हुआ। जोरदार तालियां।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री मनन मिश्रा जी, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर अपना विषय रखें। श्री मनन मिश्रा जी। भारत के विधि मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री हरि पोरीकर जी, संगठन मंत्री अधिवक्ता परिषद, आवाज आ रही है, श्री राम बहादुर राय जी, जर्नलिस्ट प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, चेयरमैन CNMS, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री गोविंद गोयल जी, श्री राकेश सिंह जी, प्रेम शुक्ला जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया पर्सन्स, कभी कभी जीवन का कुछ क्षण ऐतिहासिक हो जाता है, अच्छा लगता है। हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं और जब हम लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे तो जूरिस्प्रूडेंस या जो भी किताब बड़े बड़े लेखकों का लिखा हुआ हम लोग पढ़ते थे, जूरिस्प्रूडेंस में तो मुझे याद है कि भारत के किसी लेखक की कोई अच्छी किताब ही नहीं थी। तो आज का यह क्षण, मेरे कहने का मतलब है, जब कानून का एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, ऋषिराज और प्रिंस शुक्ला, इनकी लिखी हुई किताबें सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, अच्छे अच्छे विधिवेत्ता, हमारे जैसे वकील, गोयल साहब के जैसे वकील और समाज के अन्य विद्वान जब पढ़ेंगे तो कितना गर्व महसूस होगा। आज के हमारे स्टूडेंट्स, इनकी सोच, और इनके विवेक को मैं प्रणाम करता हूं। सबके दिमाग में था कि यह सरकार अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, और खास करके दोनों विद्यार्थियों ने लिखा है अभी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल डेवलपमेंट। दे हैव लेड स्ट्रेस ऑन द वर्ड लीगल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि समाज के अन्य क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स होते हैं, गांव का विकास, बिजली, पानी,
उससे ज्यादा लीगल इंपॉर्टेंस है। और इन्होंने अपने किताब में उस चीज को बहुत बढ़िया से, बखूबी ढंग से एक्सप्लेन किया है, पढ़ने के लायक है। मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूं। आम जनता में 370 का हटना, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी कानून बने, विमेन के लिए रिजर्वेशन के लिए जो हुआ, वो हम सुनते हैं, एक बार अखबार में देखते हैं, टीवी में देखा, बात खत्म हो गई। लेकिन उन सारे जितने भी डेवलपमेंट के लीगल फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग दीज लास्ट 10 years, और इसको इन्होंने कंपाइल करके जिस ढंग से लिखा है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इन दोनों बच्चों को काफी आगे बढ़ने का की शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मैं समझता हूं कि जिस किसी फील्ड को ये चुनेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर LLB या LLM, मुझे लगता है कि उसमें इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। लेखक भी हो सकते हैं लेकिन अब चूंकि बार काउंसिल का लीडर हूं, मेरा आग्रह होगा ऐसे लोगों को बार में आए और वकालत खाने में सबके बावजूद, ये 5 years ग्रेजुएशन हमने जब से किया, उसके बावजूद अभी अच्छे वकीलों की कमी है। देयर इज ऑलवेज अ वैकेंसी एट द टॉप। तो प्रिंस शुक्ला या ऋषि राज के जैसे फ्यूचर के वकीलों की जरूरत है बार को। एज द लीडर ऑफ द बार, आई विल इन्वाइट यू टू ज्वाइन द बार और देश को आप कुछ अच्छा दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनन मिश्रा जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरि बोरीकर जी का, संगठन मंत्री अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जो आए अपना विषय रखे। श्री हरि बोरीकर जी। प्रज्ञा प्रवाह, प्रज्ञा संस्था और CNMS द्वारा आयोजित आज के इस पुस्तक विमोचन में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, श्री गोविंद गोयल जी, प्रोफेसर जासिम मोहम्मद जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री मनन मिश्रा जी, और आज के इस कार्यक्रम के बर्थडे बॉय मित्र ऋषिराज और प्रिंस शुक्ला, और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार भाइयों बहनों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं दोनों भाइयों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि पहला पुस्तक विमोचन कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें छात्र ने लिखी हुई किताब है और जिसका विमोचन हो रहा है। मतलब मेरे लिए तो
और यहाँ युवाओं की संख्या भी काफ़ी दिख रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ने किताब लिखने का जो भी उद्देश्य होगा, युवाओं से युवा प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से आप दोनों की जो मेहनत है वो सफल होगी। पढ़ते समय भी किताब लिखी जा सकती है, यहाँ आपने मार्ग दिखाया है और इसलिए बाकी छात्र भी शायद इस पर प्रयास करेंगे, इतना मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। जिस प्रकार से विषय चुना है, आदरणीय राम बहादुर राय जी के मार्गदर्शन में जो किताब लिखी है और जो भी उसके 4 खंड है, मैं जब किताब को पढ़ रहा था तो मैंने किताब को देखा कि जिस प्रकार से इन 4 खंडों में जो है विषय इन्होंने उठाने का प्रयास किया है, तो 10 वर्ष के संविधान की यात्रा पर उन्होंने विषय लिखा। मुझे लगता है कि जैसे हीरे के कई सारे पहलू होते हैं, उसमें से ही एक पहलू पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय पर उसकी प्रासंगिकता है, ऐसे पहलू पर कुछ किताब लिखने का मानस, हिम्मत इन्होंने की, इसलिए इन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। सच में जिस प्रकार से इन्होंने किताब में लिखा कि बांग्लादेश का विषय होगा, कि 7 दशकों से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं 7 साल 8 साल वहाँ रहा नॉर्थ ईस्ट में। भारत बांग्लादेश बनने के बाद में जिस प्रकार के एन्क्लेव्स बने हुए थे और वो एन्क्लेव्स के कारण जो समाधान शायद सरकार ने उस समय नहीं निकाला था और जिसके कारण हम 70 साल में यदि घुसपैठ को यदि हम भुगत रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो जो एन्क्लेव्स बने थे जिस पर बाउंड्री सीधी बॉर्डर करके फेंसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बांग्लादेश भारत बॉर्डर ही ना बन रहा, या जो बॉर्डर बनी थी उस किस प्रकार की एन्क्लेव्स बीच बीच में आए थे, उसको यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज होने के लिए ये एन्क्लेव्स बहुत बड़ी मात्रा में साधन रास्ता बनते थे। लेकिन सरकार ने आते ही तुरंत इन एन्क्लेव्स को सीधी लाइन करके बॉर्डर सीधी की और फेंसिंग पूरी तरीके से फेंसिंग की गई। बांग्लादेश घुसपैठ बहुत बड़ी मात्रा में इसको रोकने का प्रयास सरकार ने किया और सरकार यशस्वी भी हुई। लेकिन एक निर्णय जो होता है वो निर्णय कितना कारगर होता है देश की सुरक्षा के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे उदाहरण इनके किताब में भी इन्होंने दिए। जम्मू कश्मीर के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर का विलय होना और जम्मू कश्मीर के विलय में जिस प्रकार से देरी हुई, विलय के बाद में भी जिस प्रकार से निर्णय लिए जाने चाहिए थे, उसके कारण भी किस प्रकार की स्थितियां बिगड़ती गई, ये भी प्रत्यक्ष आंखों से हमने देखी है। और इसलिए कश्मीर का विषय होगा, बांग्लादेश का विषय होगा, या नए कानूनों की बात होगी, या उपनिवेशीकरण की बात है, इसका जो प्रभाव था इन सारे विषयों के बारे में इन दोनों भाइयों ने बहुत विस्तार से अनुभवों के साथ, प्रसंगों के साथ इसमें लिखने का प्रयास किया है। मुझे याद है कि जिस समय मैं जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में दोनों जगह मेरा रहने का सौभाग्य मुझे मिला संगठन के कारण, जम्मू कश्मीर में जिस दिन मैं पहली बार श्रीनगर के बस स्टैंड पर उतरा, तब वहाँ पर एक बस कंडक्टर जो है वो मुजफ्फराबाद जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो मैं बस से नीचे उतरते ही मैंने कहा वाघा बॉर्डर पर तो बात शुरू हुई है जानते हैं, लेकिन यहाँ से मुजफ्फराबाद कहाँ बस शुरू हुई है। लेकिन वो मुजफ्फराबाद को यह है क्या, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो बस के पीछे से एक आर्मी का जवान निकला, अपने पेट्रोलिंग में कर रहा होगा। जैसे वो जवान सामने आया, ये जो मुजफ्फराबाद चिल्ला रहा था ये तुरंत अनंतनाग चिल्लाना शुरू कर दिया। तो एक सैनिक के सामने आते ही जैसे मुजफ्फराबाद जाने वाली बस अनंतनाग चली जाती है, तो आप समझ जाइए कि सेना के जवानों ने और सर्जिकल स्ट्राइक से क्या क्या देश के जवानों का मानस बढ़ा या देश की जनता का मानस बदला है, ये समझने की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण आप लोगों को दिखेंगे। बहुत आसानी से हम भारत के नक्शे को
जिसमें 74,000 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान के पास अपनी ज़मीन है और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर ये चाइना के पास अक्साई चीन नाम से हमारी ज़मीन है। कितने साल लग गए कि इन दोनों हिस्सों को भारत में लाने के लिए, कम से कम पहले उस पर कब्जा तो हमारा बताना चाहिए। और ये हिस्सा भारत का है, इसको कहीं ना कहीं चिन्हित करना चाहिए। भारत ने 370 हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जैसे ये यूनियन टेरिटरी बनती है, नक्शे में ये सारा हिस्सा हमारे साथ आ गया। मानसिकता का फर्क है, मानस का फर्क है कि आप किन चीजों को कैसे देखते हैं। जब अटल जी लिखते हैं कि दीन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्णिम दिवस के लिए कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। यह केवल पंक्तियां अटल जी की थी ऐसा नहीं है, लेकिन उन सारे विचारों को लेकर जो आगे बढ़ते हैं और एक सक्षम नेतृत्व जब भारत को मिलता है तो यह भी सोचता है कि किस दिन पीओके में रात में सोने वाला व्यक्ति रात को सोते समय तो पीओके का व्यक्ति करके सोएगा, लेकिन जिस दिन सवेरा होगा शायद फिर से एक बार देखेगा कि मैं फिर से भारत का नागरिक हो गया हूं। यह मानसिकता और यह बदलाव होने के लिए ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। कैसे मानस का फर्क है, मैं आपको और 1-2 उदाहरण बताता हूं। मैं 8 साल नॉर्थ ईस्ट में रहा, तो जब मैं अरुणाचल के बॉर्डर पर जब जाता था, वहां पर डांग नाम का एक जिला है कि जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। वहां ईटानगर से वहां तक जाने के लिए 3 दिन लगते थे बाय रोड। अब सड़क न बनाने का कारण क्या है, तो उसके पीछे एक लॉजिक दिया जाता था कि नहीं, यदि चाइना के पास के बॉर्डर के सड़क यदि हमने बना दी तो चाइना जल्दी प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आज मानस क्या है, आज मानस ये है कि चाइना पहले अंदर नहीं आएगा, हम पहले चाइना के अंदर प्रवेश करेंगे और अपने कब्जों पर जमीन को कब्जा करेंगे। और इसलिए आज बॉर्डर तक सड़क है, आज बॉर्डर तक सेना सारी खड़ी हुई है। इतना ही नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक करके हम अपना हिसाब भी चुकता कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मानसिकता का अंतर है। चाइना अंदर प्रवेश कर जाएगी इसलिए सड़क नहीं बनाना, और चाइना में अंदर घुसना है इसलिए सड़क बॉर्डर तक जानी चाहिए। इसका अंतर इतना है कि आज हमारे सेना के जवान, मैं जब सेना के जवानों को देखता था कि 120 किलोमीटर चलने के लिए सिलचर से यदि मणिपुर उनको जाना है तो 120 किलोमीटर चलने के लिए उनको 22-22 घंटे लगते थे। सेना के जवान तो ट्रक में बैठ के जाते थे सारे। किस स्थिति में जाते होंगे आप समझने का प्रयास करिए, लेकिन उसी जगह पर आज केवल 8 घंटे में 120 किलोमीटर का रास्ता सफर होता है। और इसलिए ये जो मानसिकता बदली है, इस मानसिकता का भी शायद परिणाम जो भी है कि हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, क्या अंग्रेज जाने के बाद में तुरंत इन कानूनों में बदलाव आना चाहिए, यह मानसिकता क्यों नहीं बनी? आखिर स्वतंत्र देश में जिसको स्वतंत्र हम कहते हैं कि हमारा खुद का तंत्र होना चाहिए था, जिसके आधार पर इन कानूनों में बदलाव आना चाहिए था। शिवाजी महाराज जी जब हिंदवी स्वराज्य की उन्होंने स्थापना की, तो जब राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के तुरंत दूसरे दिन उन्होंने अष्टरत्न की स्थापना की। सचिव, प्रधानमंत्री, ये सब कुछ बनाए और अपना तंत्र बनाया, अपना शासन, अपना तंत्र बनाया। और इस तरीके से आज हमको 60 साल इन कानूनों को बदलने के लिए क्यों लग गए, यह एक सवाल सामान्य व्यक्ति के मन में है। और देर क्यों ना हो, लेकिन एक सक्षम राजनीतिक नेतृत्व जब देश को मिला तो निश्चित रूप से यह बदलाव भी आ गया। और तीनों कानूनों में जो बदलाव लाए गए हैं, यह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर कदम साबित होगा, इस प्रकार से हमको लगता है। संविधान की यात्रा की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि संविधान की यात्रा, हम भले 1950 से संविधान बना, देश के एक प्रबुद्ध 318 संविधान सभा के जो लोग थे, 318 लोगों ने मिलकर यह पूरा संविधान 2-2.5 वर्षों में लिखा।
इसको लागू किया गया। लेकिन 1950 से ही संविधान बना, उसकी यात्रा शुरू हुई क्या? तो आप संविधान के प्रियम्बल के एक एक शब्द को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आएगा कि नंदलाल बोस जी ने जो चित्र संविधान के अंदर लिखे थे या चित्र निकाले थे, उन चित्रों को यदि आप देखेंगे तो भारतीय न्याय शास्त्र की झलक उसमें दिखती है, भारत के मूल्यों की उसमें झलक है, भारतीयता उसमें दिखती है, भारत के विचारों को दिखते हैं, भारत का इतिहास वहां पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे सारे चीज़ों को संविधान में प्रियम्बल में लिखा गया, डाला गया है। और इसलिए संविधान की यात्रा 1950 से शुरू नहीं हुई है। संविधान बनाने वालों ने, सब लोगों ने मिलकर भारत की आत्मा को इस संविधान में डाला है और इसलिए यात्रा इसकी बहुत पुरानी है। मैं केवल एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाला एक वाक्य उसमें प्रियम्बल में। क्या देश की सुरक्षा के लिए कितने लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया? एक एक इंच भूमि के लिए लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और इसलिए संविधान में जो लाइन लिखी गई है, मैं आपको केवल एक उदाहरण उसका बता रहा हूं। ऐसे यदि व्याख्या की जाए तो ऐसे प्रियम्बल हो या संविधान के विषयों पर बहुत बड़ी बड़ी विस्तार से चर्चा हो सकती है। मैं केवल आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो वहां पर एक हॉस्पिटल में हम ब्लड देने के लिए वहां पहुंचे और वहां पर सतीश नाम का एक फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला लड़का, उसको वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो विलेज डिफेंस कमेटी, अपनी ग्राम सुरक्षा के लिए वहां पर समितियां बनी थी और उस विलेज डिफेंस कमेटी में वो सतीश काम करता था। उस पर ऊपर कई आतंकवादियों को मारने का भी इनाम था। आतंकवादियों ने एक बार उसको जंगल में वहां पर घेर लिया, डोडा गंदो नाम का एक एरिया वहां पर, और बुरी तरीके से उसके हाथ को छलनी हो गया। लेकिन हाथ को छलनी हुआ है तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो पत्थर के पीछे छुपकर पाँव से गोलियों की आवाज लगातार करता रहा, फायरिंग करता रहा। आसपास में आर्मी का कैंप था, आर्मी के लोग उसको बचाने के लिए आ गए, वो बच गया, हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने उसको कहा कि तुम अब वापस जाओगे तो तुमको तो लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम शहर में शिफ्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए। तो वो क्या बोलता है पता है? फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला लड़का जो गंदों में कई अंदर जिले में अंदर रहता है, बोलता है कि भैया वहाँ हमारी ज़मीन है। छोटे से गांव में 10-12 घर है, आतंकवादियों आर पास पूरे एरिया से घेरा हुआ है, लेकिन बोलता है कि हमारा ज़मीन है, हमारा घर वहाँ पर है। और बोलते ऐसे उंगलियां हिलाकर बोला कि ये 2 उंगलियां चल रही ना, अब उनकी खैर नहीं है। एक दूर दराज में रहने वाले सतीश नाम के लड़के का भी एक जज्बा है कि भारत की इंच भर जमीन भी हम किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। संविधान की इस लाइन को यथार्थ में बदलने के लिए ऐसे लोग लगातार जीवन में काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इसीलिए मैं फिर से एक बार ऋषि और प्रिंस को, दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे विषय को उन लोगों ने युवाओं के बीच में रखने का प्रयास किया। मैं शायद थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री राम बहादुर राय जी, श्री मनन मिश्रा जी, चेयरमैन बार काउंसिल, श्री हरि बोरकर जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अधिवक्ता परिषद, the authors of the book, Mr. Rishiraj and Prince Shukla ji, ladies and gentlemen. I personally feel that sufficient details have been discussed about the book by my predecessors, and they have explained its various aspects. In my opinion, I will just like to add that this book is not only the constitutional journey, but is also the legislative journey during the last 10 years. The various legislations which have impact on the common people which have been enacted by this during the last
decade have also been mentioned in detail. I have seen all the 4 parts of the book. It mentions a few amendments, and it has also indicated how the governments from 1950 onwards had been trying to, in fact, capture the judiciary in their own way. Right from 1951, some examples have been given at page 13 and 14 of the book. The attempt was, by 99th Amendment, was to make it at a proper channel. And if at all there were 1 or 2 deficiencies in the enactment of the amendment, it could have been easily tackled by the court, and by removing those deficiencies, the court should have upheld the amendment. In any case, if the amendment is not upheld, or even if there were no amendment, the government has handled the situation regardless of those amendments and regardless of their judgment. I am reminded, because of this book, that as students of law, there is always such kind of enthusiasm to write something, to write a book, to write an article, to write something. In fact, I was discussing with these young fellows that I was reminded of my own times in 80s, early 80s, when I was university student. There was a book on the contemporary topic during those days, Directive Principle Jurisprudence. And I had the occasion to contribute a couple of articles in that. So this is, when you are a student, young student, you have many ideas, and as young students, you can contribute to the development of law. I am sure this book is going to be useful to all the students, to the lawyers, to the legal fraternity, and to all of us. And the time which my colleague Borkarji was saying that he has taken more than adequate time, I will compensate that, and I would make good, and I would complete my sentence by saying that I am really grateful to the Pragya Sansthan, Narendra Modi Adhyan Kendra, and the authors of the book to have given me this opportunity to be talking to you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद गोयल जी। निरूपित होती है कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो जलना सीखा है। हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो जलना सीखा है। अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है, हमने तो जलना सीखा है। माननीय मंत्री, प्रज्ञा संस्थान और सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है पुस्तक विमोचन का, और पुस्तक का शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी एन ओवरव्यू फ्रॉम 2014 टू 2024, ये पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक हैं श्री ऋषिराज सिंह जी और श्री प्रिंस शुक्ला जी। कार्यक्रम एकदम टेक्निकल है, पूरा टेक्निकल कार्यक्रम है, और बोलने वाले भी टेक्निकल है। इसमें एक पॉलिटिशियंस को आपने बुला लिया, तो जिन्होंने बुलाया उनको धन्यवाद, और आप सुनने के लिए आए उनको भी धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित हमारे आईजीएन शे के
अध्यक्ष माननीय राम बहादुर राय साहब, श्री हरि बोरीकर जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के, श्री मनन मिश्रा जी जो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, श्री गोविंद गोयल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जो अध्ययन हैं CNMS के, श्री राकेश सिंह जी सचिव प्रज्ञा संस्थान के, और शेखर जी बीच बीच में कविताओं के माध्यम से और संचालन कर रहे हैं। अच्छा, तो एक कविता तो मुझे भी बाद में बोलनी पड़ेगी, मैं बाद में बोलूँगा। अभी मैं 3-4 चीज़ें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये 2014 से 24 का कालखंड क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये IPC CRPC एविडेंस एक्ट को हम अमेंड ही करना चाह रहे थे इसलिए अमेंड कर दिया, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ, उसको दबा दिया, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा, लेकिन वो गदर नहीं था, वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। अंग्रेज सचेत हो गए। सचेत होने के बाद उन्होंने कहा क्या करें, हमें तो लंबा शासन करना है, कोडिफिकेशन करो। तो ये IPC कुछ नहीं था, आयरिश पीनल कोड था। वहां से उठा के उस आयरिश शब्द को हटा करके इंडियन कर दिया। तुरंत करना था हमको, तुरंत ही करना था, उसी कालखंड में करना था। तो अंग्रेजों को तो नागरिकों को दंड देना था, इसलिए भारतीय दंड संहिता, नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता। ये बेसिक फर्क है। इसलिए ये चैप्टर इन्होंने अपनी पुस्तक में डाले। अब ये कुछ चीजें सीखने की भी है। इस पुस्तक में ये दोनों हमारे ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला लिखते हैं कि जो 35A 370 की तो बहुत जिक्र लोग करते हैं, लेकिन 35A जो जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि अवैध रूप से जुड़ गया, कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुआ और ये जुड़ गया। अब ये तो खोज का विषय है। हमारे हरिशंकर जी बैठे हैं, मालवीय मिशन वाले, तो खोज का विषय कि 35A ऐसे कैसे जुड़ गया, कौन थे वो जोड़ने वाले जो आज संविधान को छेड़छाड़ करने की बात करते हैं। ये कैसे जुड़ा 35 से? 370 डिबेट हुआ संविधान सभा में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसके खिलाफ ही थे कि मैं 370 के पक्षधर नहीं हूं। उन्होंने तो फाइल फेंक दी थी शेख अब्दुल्ला जी को, बोला जाओ भाई, तुम्हें सिक्योरिटी हमारे से चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट का पैसा हमसे चाहिए, सेना हमसे चाहिए, करेंसी हमसे चाहिए, कम्युनिकेशन उस समय बहुत महत्वपूर्ण साधन होता था, बोला कम्युनिकेशन भी हमसे चाहिए। मैं इस समय देश को एक करने में लगा हूं और तुम ये देश को जो 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव लाए हो, इससे मैं सहमत नहीं हूं। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने इसको फाइल को ही फेंक दिया था। ये बहुत कम लोगों ने बाद में लिखा। किसी ने कहा बलराम मधोक जी को उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली ही अपोज्ड इट, लेकिन ये आ गई साहब। और आई कब? जब बाबा साहब इधर उधर तबीयत खराब थी, उन दोनों गए हुए थे, उन्होंने कहा क्या हुआ आज? उन्होंने कहा साहब ये 370 अप्रूव कर दिया। क्यों करा? बड़ी मुश्किल से राजेंद्र प्रसाद साहब भी नहीं चाह रहे थे, सरदार पटेल साहब भी नहीं चाह रहे थे, कैसे करके, ये लंबा इतिहास है। लेकिन वो फिर ये बड़े लोग बैठे
इन्होंने कहा चलो टेम्परेरी तो डालो, तब जाके इसमें टेम्परेरी सब डाला। कोई धारा टेम्परेरी नहीं है, 370 टेम्परेरी है। और नेहरू जी ने संविधान के पटल पे बोलते हुए कहा, ये लोकसभा के पटल पे बोलते हुए कहा कि क्यों चिंता कर रहे हो, तो टेम्परेरी है, घिसते घिसते घिस जाएगी। ये सब था, अंग्रेजी में क्या सब था, मनन साहब बताएंगे क्या था सा। नेहरू जी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, ये धारा घिसते घिसते घिस जाएगी। ये घिसी क्या, ये मजबूत हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी के समय धाराशायी हुई। ये इन्होंने लिखने का काम किया। ये इन्होंने ऋषिराज सिंह जी ने और प्रिंस शुक्ला ने लिखने का काम किया। लेकिन 35A वाला तो आपका जोरदारी खोज है भाई, उसका तो अध्ययन करना पड़ेगा। आपने इसमें कहा कि अवैध रूप से घुस गई, कोई अमेंडमेंट ही नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपने लिखा है भाई, मैं पढ़ रहा था। बैकडोर एंट्री देखिए, और वो भी 1954 में शायद है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गोयल साहब कह रहे हैं, देखिए, और संविधान में घुस गया। तो ये तो नई पीढ़ी को आप एकदम जगाने का काम कर रहे हो भाई, बधाई, ताली बजाने की, इनका धन्यवाद देना चाहिए। बहुत जगाने का काम कर रहे हो कि कैसे 35A घुस गया। दूसरा, इन्होंने कश्मीर, मैं पढ़ रहा था सुबह, कश्मीर को लोग कश्मीर क्यों कहते हैं, इस पे भी इन्होंने जानकारी अच्छी दी। कश्यप और मीर, इन दोनों को मिला करके और कश्मीर बना। इसका मतलब कश्यप ऋषि तो वहां ओरिजिनल में थे ही, आप तो वहां रहे हुए हो बोरीकर साहब। तो ये भी नई पीढ़ी को पता चलेगा, ये नई पीढ़ी को पता चलेगा। बहुत सी इन्होंने नई नई चीजें इसमें दी है। मैं इनका बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नंदलाल बोस का जिक्र कर रहे थे हमारे बोरीकर जी। नंदलाल बोस एक प्रमुख चित्रकार तो थे ही, लेकिन संविधान जब बना तब हर चैप्टर के ऊपर चित्र थे हमारे भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। ये गायब क्यों हुए साहब? ये तो विषय चिंतन का है ही ना। ये गायब क्यों हुए? और मूल संविधान की प्रति में है। हमने वो संविधान की प्रति अब की इस बार जब संसद की नई बिल्डिंग बनी थी तब हमने सांसदों को दी थी। अब उसमें राम दरबार का भी चित्र है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं वो चित्र भी है, सारे चित्र हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए सारे चित्र हैं। ये गायब क्यों हुए? इस ओर भी इन्होंने इशारा किया है। तो ये पुस्तक तो शानदार है। और लास्ट में इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल को ये कहकर के इसमें डाला है कि ये जर्नी, कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी में ये सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये आज तो अपने को नहीं लगता। अभी लोकसभा में हमारे वुमेन रिप्रेजेंटेशन 15% के आसपास है। कभी 10-12% भी हुआ, कभी 13 हुआ, लेकिन 15 से आगे गया नहीं। एकदम से 33 हो जाएगा, एकदम से। तो ये क्रांतिकारी कदम है या नहीं, बताओ मेरे को, है या नहीं? और इसके लिए प्रयास देवेगौड़ा के समय से हो रहे थे। 27 साल से इसमें प्रयास हो रहे थे। मैं तो सुषमा स्वराज जी को भी याद करूंगा इस अवसर पर कि उनका शानदार प्रयास था। लेकिन आया कब? नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। इतिहास तब बना जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद की नई बिल्डिंग की जब शुरुआत की तो नारी शक्ति वंदन से की। ये ऐतिहासिक पल। और आने वाले समय में 2029 से तो लोकसभा, उससे पहले भी 1-2 साल पहले हो सकता है, क्यों सेंसर और आपका डिलिमिटेशन का विषय है। तो जब ये आएगा और 33% महिलाएं लोकसभा में बैठेगी
और 33% महिलाएं राज्यों के विधानसभाओं में बैठेगी, तब आप इसका असर देखना कि ये कितना क्रांतिकारी कदम है। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये सिंपल नहीं है और ये सिंपल हो भी नहीं सकता था। प्रयास देवेगौड़ा जी के समय से होकर के अटल जी के समय से भी खूब हुआ और मनमोहन सिंह जी के समय भी हुआ, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनी। ये नरेंद्र मोदी जी का कालखंड है कि नारी शक्ति बंधन पे भी उन्होंने सर्वसम्मति बना करके इसको पास करा दिया, इसलिए ये कालखंड ऐतिहासिक है। अब राम बहादुर राय साहब मुझे अभी कह रहे थे कि आप नारी शक्ति बंधन पे, मेरी एक किताब पढ़ी इन्होंने, दोनों पढ़ ली उन्होंने, शायद पढ़ ली क्या? मैंने एक पुस्तक लिखी है मेरी पत्नी पे, एक सफर हम सफर के साथ। मैं लेखक हूं वैसे। एक सफर हम सफर के साथ। हाँ, हम पत्नी को क्रेडिट नहीं देते और मैंने पत्नी को ही क्रेडिट दिया है कि मैं जो कुछ हूं मेरी पत्नी के कारण हूं, इसलिए उसको भी पढ़ना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने मेरे से ये बिल पेश करवाया तब बहुत से लोगों ने कहा, ये मैंने कहा मैं कानून मंत्री हूं इसलिए करवाया, भी और कोई विषय नहीं है, लेकिन था ऐतिहासिक क्षण मेरे लिए भी। और आपने इस पुस्तक में जो हमारे ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला ने इस पुस्तक में इसको डालकर इसमें जान भर दी है जी। आने वाले समय में इसको, इस पुस्तक का तो रिसर्च लोग करेंगे ही करेंगे, नारी शक्ति बंधन का भी, अधिनियम का भी रिसर्च करेंगे। ये बहुत बड़ा एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है। हम इसको अभी छोटा मान रहे हैं, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है जी। इसलिए मैंने इस पे लिखा भी है और मैंने इस पे गाया भी है, लेकिन मुझे अभी राय साहब कह रहे थे थोड़ा गा के सुनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा गा रहा हूं। नारी का क्या भाई राजीव को है का है, अब कई दिनों से गा रहे हैं ना। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। कैसा अवसर? एक अटके हुए बिल को 27 साल से अटका रहा था सर। मैंने लोकसभा के पूरा अध्ययन करके बता रहा हूं, 27 साल से कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, बोला फाड़ देंगे इस बिल को। एक तो हमारे एमपी ऐसे थे जो बोल गए कि ऐसी ऐसी महिलाएं आ जाएगी। अरे मातृशक्ति का ऐसा अपमान करते हो, और वो भी, हाँ ये भाई साहब समझ गए, अभी बोल रहा नाम नहीं लेना है, वो अब रहे नहीं है, वो अभी रहे नहीं है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। आज मुझे भी जो अवसर यहां बोलने का दिया इन्होंने ऋषिराज सिंह जी ने और प्रिंस शुक्ला ने, उनका भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अर्जुन राम मेघवाल जी और मंच पर आसीन सभी आदरणीय महानुभाव और मित्रों, अगर आपने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू पढ़े हों, 2-2 पेज के इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, तमाम हिंदू में, तमाम अखबारों में छपे हैं।
उस इंटरव्यू को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें एक सवाल सभी अखबार वालों ने पूछा पीएम से कि आरोप है कि संविधान खतरे में है, आपका क्या कहना है? तो पीएम का जो जवाब है वह एक लाइन का है। उन्होंने कहा कि आप लोग इस पर जरा रिसर्च करिए और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और पिछले प्रधानमंत्रियों के ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये किताब प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो इन 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड की ये किताब है। और मैं आपको संविधान और संविधान में संशोधन को अगर समझना हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप काशी जाएं या न जाएं, लेकिन काशी को अगर अपने मन में भी आप सोचें तो आपको संविधान और संविधान के संशोधन का संबंध समझ में आ जाएगा। काशी में घाटों की लाइन लगी हुई है, लेकिन गंगा एक है। मेरी नज़र में संविधान गंगा की तरह है और संशोधन घाट की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो संशोधन हुए वो नए घाट हैं और काशी में सचमुच एक नया घाट बना है जिसका नाम है नमो घाट। पहले वो खिड़की घाट हुआ करता था, खिड़किया घाट, अब वो नमो घाट है। संशोधन इस कार्यकाल में जो हुए हैं वो देश के हित में हुए हैं, समाज के हित में हुए हैं और उन बातों को ख्याल में रख करके हुए हैं जिसको भाजपा ने लोगों से वादा किया था। इस पुस्तक के प्रस्तावना में कहिए फॉरवर्ड में मैंने वो कहानी लिखी है कि 35A जिस तरीके से संविधान में आया वो भस्मासुर की कहानी से उसको समझ सकते हैं। भस्मासुर को ये अधिकार मिल गया कि वो जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से 35A को ख़त्म किया। भस्मासुर जो पैदा हुआ था उसके सर पर हाथ रख दिया और भस्मासुर खत्म हो गया। 35A चुपके से 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर से शामिल कर दिया गया। बहुत पहले जब शायद कम लोगों को इसके बारे में कुछ ख्याल था और जब मुझे ला के एक प्रोफेसर मेरे मित्र होते थे मूलचंद शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के वो यंगेस्ट प्रोफेसर थे, ला के उन्होंने मुझे 35A के बारे में पहली बार बताया। सालों पहले की बात। उनके कहे पर मुझे बहुत विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने डॉक्टर कहें या CK जैन जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे लंबे समय तक, उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमेशा उनसे ही बात करता था, समझता था। उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि आप ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अपनी पलटिए और मुझे बताइए कि 35A कहाँ है और कैसे है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में नहीं है। तो CK जैन ने मुझे कहा कि मुझे ज़रा समय दीजिए, ये आपने ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे ध्यान में कभी नहीं था।
3-4 दिन बाद जैन साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि 35A 1954 के आर्डर में सबसे अंत में लिखा हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये उनके शब्द हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, और फ्रॉड इसलिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखाधड़ी इसलिए है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को इसकी संविधान में इस परिवर्तन की, जो बहुत व्यापक परिवर्तन है, उसकी जानकारी संसद को नहीं दी, संविधान के विशेषज्ञों को नहीं दी। और अगर आप संविधान पर जो सबसे, संविधान को समझाने वाले जो सबसे नई किताब आई है, और मैं कहूँगा कि फाली एस नरिमन के जिंदगी की वो आखिरी किताब है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फाली एस नरिमन भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था, और उन्होंने इस बात का श्रेय दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कि आपने इसको समाप्त किया। ये किताब ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला ने मिलकर लिखी है। मैं ये कहूँगा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ईश्वर सद्बुद्धि दे और इन 2 छात्रों को इस किताब के लिए अगर कोई दूसरा विश्वविद्यालय होता तो पीएचडी अवार्ड करता। कोई पीएचडी किसी की पढ़ लीजिए आप, 10 किताबें पढ़ करके और लोग पीएचडी लिख देते हैं। मैं तो पीएचडी का छात्र था, निकाल दिया गया, तो इसलिए हमारी तो पीएचडी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये किताब, मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में गोविंद गोयल जी ने कहा, मनन मिश्रा जी ने कहा, और मैं ये समझता हूँ कि 2 छात्रों ने जो कोशिश की है वो इस बात की सूचना है कि हिंदुस्तान का साधारण नागरिक 2015 से एक नई संवैधानिक चेतना का उसके अंदर आई है, और ये संवैधानिक चेतना उसी तरह की है जैसे 1905 में जब बंग भंग हुआ था तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंद मठ लिखा, वंदे मातरम लिखा, और जब वो वंदे मातरम लिख रहे थे, वंदे मातरम गीत लिख रहे थे, तो उनके साथियों को संदेह था कि वंदे मातरम गाएगा कौन। तो बंकिम चटर्जी को लोगों ने सलाह दी कि एक उपन्यास लिख दो। उन्होंने उपन्यास लिखा। वंदे मातरम से श्री अरविंदो पैदा हुए, वंदे मातरम से रविन्द्रनाथ ठाकुर पैदा हुए, वंदे मातरम से लोकमान्य तिलक पैदा हुए, और वो जो चेतना थी, लोकमान्य तिलक ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में संविधान की आवाज़ उठाई थी। और आज संवैधानिक चेतना का ही एक प्रमाण है कि ये पुस्तक हमारे सामने है। और मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने, मैं कहूँगा कि उपकार किया है इस पुस्तक को छापकर। मैं आपके को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र द्वारा हमारे सम्मानित अतिथियों के लिए कुछ भेंट स्वरूप पुस्तक आई है। मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा कि सम्मान स्वरूप अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय सचिव प्रज्ञा संस्थान श्री राकेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री राकेश सिंह जी। ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला की इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्रद्धेय अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस व्यस्ततम समय में, चुनाव का समय चल रहा है, समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय गोविंद गोयल जी ने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय मनन मिश्रा जी ने भी इस व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत आभार। हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय हरिबोधकर जी लगातार हम लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, उन्होंने भी समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत आभार। जसीम मोहम्मद जी का भी बहुत बहुत आभार। और हम सबके श्रद्धेय जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, जिनका आशीष लगातार हम लोगों को मिलता रहता है, उन्हीं के कृपा, उन्हीं के आशीष से ये सब कार्यक्रम हो सकते हैं। ऐसे श्रद्धेय राय साहब का भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय शिवशंकर जी हैं, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी हैं, संजय मयूख जी जो एमएलसी हैं बिहार के, वो खुद बनारस में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल रोड शो है, लेकिन श्रद्धेय उनके पिताजी पटना से आए हैं इसी कार्यक्रम के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। श्यामलाल यादव जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूरे समय से, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, भोजन करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।